सर आप कुछ बता सकते हैं आपके बारे में, आपका नाम कुछ, जैसे कि हमारे आप धन्यवाद। मैं डॉक्टर पी.के. साहू, प्रमोद कुमार साहू, संभागाध्यक्ष कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आपको पता होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो सबसे बड़ा संस्थान है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। तो उसमें मैं जो कृषि अभियांत्रिकी संभाग है उसमें संभागाध्यक्ष। कृषि अभियांत्रिकी के बारे में, कृषि यंत्र के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। सर आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या स्कोप है आगे बच्चों का? बहुत ही बढ़िया सवाल। आजकल सबको यही सवाल ही पड़ता है, क्योंकि जो 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अपना कैरियर बनाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके मन में ये सताता रहता है हम किस लाइन में जाएं। हमारे ज़माने में ऐसे था, दो ही लाइन खुला रहता था, एक तो मेडिकल की लाइन, दूसरे जो है इंजीनियरिंग की लाइन। अभी भी कुछ हद तक बच्चों के जो बच्चे जानकारी ज़्यादा नहीं रखते उनके लिए यही रहता है इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। पर आज के ज़माने में बहुत सारे सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी सुविधाएं तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, जो हमारे ज़माने में तो नहीं था। मैं आपकी जो एक प्रोफेसर हैं उदयवीर सिंह, उनसे ऐसे ही बात कर रहा था। मैं जब भी इन बच्चों से कभी वार्तालाप करता हूँ, मैं अपना जीवन की कहानी उनको सुना देता हूँ। हमारे टाइम में ना कुछ पता था, ना कुछ ये है, जा करके पहुँच जाते थे एडमिशन करने के लिए। पर आज वो चीज़ नहीं, बच्चे भी जागरूक हैं, माँ बाप भी जागरूक हैं, बहुत कुछ वो पहले से सर्च कर लेते हैं। तो हमको बढ़ा चढ़ा करके कहने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जैसे हमारे जो जनरेशन है, हम लोगों ने कोविड का जो महामारी है वो देखा है। कोविड के महामारी में अगर आप देखे होंगे, सब कुछ बंद हो गया था और आपकी यातायात बंद हो गया था, कोई एक दूसरे जगह तक नहीं जा सकते, घर में बंद रहते थे, गाड़ियां वगैरह चलना बंद हो गया था, फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद। पर उसके बावजूद भारत सरकार ने कभी जो ट्रैक्टर हो या कृषि यंत्र की एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में जाने में कोई बंद नहीं रखा था, उसको जाने की पूरी आज़ादी थी। कारण ये था, जैसे मैंने पहले बताया था, सब बंद हो गया था, पर दो सेक्टर जो है, एक फार्म है, एक फार्मा है। फार्मा का मतलब आपकी जो औषधियाँ वगैरह है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो बहुत बढ़िया चल रहा था। और फार्म सेक्टर, खाने पीने का जो सेक्टर है, आदमी तो इंसान जो है सबके बिना चल सकता है, पर खाने के बिना तो नहीं चल सकता। दिन में तो 3 बार खाने की ज़रूरत है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसी टाइम चलता रहा, जिसके वजह से एक चीज़ हम आपको बताएं, दुनिया में ये आकलन थी, भारत में जनसंख्या इतने हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जब कहा जाता था, ये इतने कम जगह में इतने लोग रहते हैं, पता नहीं कितने महामारी से मृत्यु प्राप्त हुई। पर सबके आकलन को दूर किया, उसके लिए साधुवाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर। इतने कम समय में कभी कोई वैक्सीन पहले कभी नहीं निकली, पर बहुत कम समय में निकली। पर औषधि तो तब काम आती है जब आपकी खुद का इम्यून सिस्टम अच्छा है। और खुद का इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा होता है? एग्रीकल्चर से। खाने पीने का कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दिया, और जनसंख्या जो है हमारे, उनको पौष्टिक खाद्य मिले, न्यूट्रिशन उनका सफिशिएंट रहा, इसीलिए इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ। उसके वजह से ये जो इतने बड़े महामारी है, हम उसको झेल गए। हम तो ये कहेंगे, ये जो हमारे जनरेशन है जितने बच गए हैं, इसका मतलब हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा है। और ये इसके कारण सिर्फ यही मैं मानता हूँ, आपकी फार्म सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है। लोगों को समझ में आ गया है एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। और ये एक इंजीनियरिंग है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में हम एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग दोनों को जोड़ते हैं।
हम एक ब्रिज जैसा काम करते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपकी सिविल इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई होती है। आजकल तो जो नए नए आयाम भी आया है, आईसीटी हो, आईओटी हो, और ये जो कन्वेंशन आपकी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कांग्रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, स्मार्ट फार्मिंग, इसका तो सूत्रधर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल मैं बात कर रहा था अपने सेशन में, बच्चों को समझा रहा था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जैसे हम एक बच्चे दूसरे बच्चे से कहते हैं ये बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरे बच्चा कम इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंस किस बात की होती है? क्योंकि उसके पास उसके बौद्धिक स्तर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ज़्यादा समझता है, उसको एनालाइज अच्छी तरीके से करता है। और अगर वही चीज़ आर्टिफिशियली हो जाए, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत ही सीधे शब्द में। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है सभी इंजीनियरिंग का एक सम्मिश्रण है, और उसमें सिर्फ यही एक काम रहता है, आपकी जो एग्रीकल्चर की जितने आयाम है उसको कैसे आसानी से किया जा सके। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ, डॉक्टर का बेटा चाहता है डॉक्टर बने, और जो इंजीनियर का बेटा बेटी चाहते हैं भी इंजीनियर बने, और कभी कोई किसान का बेटा चाहता है मैं किसान बनूं। उसका कारण क्या है? कारण यही है दो, हम तो सिर्फ दो ही चीज़ मानते हैं। एक तो कहते हैं ये एनर्जी इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, आपकी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी कष्टदायी है, करने में बहुत ही कष्ट होता है किसान को। और दूसरे होता है इसको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है, रेमुनरेशन जो है, हम अगर ये काम करते हैं हमको कितना मिलता है, वो चीज़ उनको नहीं मिलती। तो उसी श्रेणी को कैसे आप एक आसानी से उनको काम करने दें, तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रोफेशन का एक है, किसान की जो कष्ट है उसको कम करें। और अभी ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे किसान की बेटा अगर उसको हम ड्रोन और रोबोटिक देंगे, खिलौना जैसे अगर उसको इस्तेमाल करके आपकी खेत का काम करेगा, तभी तो लगेगा ना मैं इस प्रोफेशन में रहूं। और हम आपको और एक बात भी सूचित करना चाहते हैं, हम लोग ट्रैक्टर प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे विश्व में, सिर्फ एशिया में नहीं, पूरे विश्व में ट्रैक्टर प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है। और अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट देख रहा था, नवंबर तक इस साल की जो ट्रैक्टर प्रोडक्शन है 10 लाख के ऊपर हो चुकी है। पहले बार 1 मिलियन ट्रैक्टर, मोर देन 1 मिलियन ट्रैक्टर इन सिंगल ईयर, इतना प्रोडक्शन किसी भी देश में नहीं है। पहले एक ज़माना था हम बाहर से ट्रैक्टर मंगाते थे, मशीनरी मंगाते थे, अब हम दूसरे देश के लिए हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले 4-5 साल से हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन्स। थोड़ा सा ये ध्यान रहे, हम जब यंत्रीकरण की बात करते हैं, ये सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर की इस्तेमाल नहीं है, कृषि यंत्र का भी इस्तेमाल होती है, तब यंत्रीकरण होती है। तो मैं जो कह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से जैसे हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन, इसका मतलब यही है हम जितना इंपोर्ट नहीं करते हैं एग्रीकल्चरल मशीन, उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं उसको बरकरार रखना चाहिए। और यंत्रीकरण पहले जैसे मैंने बताया था, हम अपने ज़माने में इतना जानकारी नहीं थी, और अभी जानकारी लोगों के पास ज़्यादा है, क्योंकि आपकी लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में चले गए ज़्यादातर। तो एग्रीकल्चर के लेबर फोर्स अगर आकलन लिया जाए बहुत ही कम है, और आगे और कम हो जाए। जैसे हम अमृतकाल की बात करते हैं, ये बार बार यही होता है ना, 2047 विकसित भारत, आपकी जो कांग्रेस का ये स्लोगान है, विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। उस टाइम अगर हम आकलन ये किया गया है, लेबर फोर्स 26% ही रहेगा। मतलब जो पहले 100% रहता था, घटते घटते कम हो गया, अभी 26% तब तक अगर रहेगा तो खेत की काम कैसे होगी? खेत की काम तो वही
यंत्र ही करेगा, आपकी रोबोट करेंगे, आपकी ड्रोन करेंगे। तो ये है यंत्रीकरण का स्तर बढ़ रहा है। अभी फिर भी हम यही मानते हैं नेशनल जो एवरेज है वो 47% मैकेनाइजेशन है, जो निर्धारित किया गया है 2047 तक ये 75% तक पहुंच जाएगा। और ये पहुंच जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि 75% तक तो पहुंच ही जाएगा। और जब ये हो जाएगी, हम ये भी जानते हैं जैसे काम की कष्ट थोड़ा सा लाघव हो जाए ना, कोई हल के पीछे कोई भी किसान चलने के लिए, हम ये भी देखते थे एक एकड़ जोतने के लिए 6 किलोमीटर से ज़्यादा किसी को चलना पड़े, कौन सा जो नए पीढ़ी के जवान हैं वो राजी होगा बैल के पीछे 6 किलोमीटर चले जोतने के लिए? पर वही नौजवान ट्रैक्टर के ऊपर अगर बैठता है तो उसको एक ओनरशिप की फील होती है और अच्छा लगता है, इसीलिए वो काम करने के लिए तैयार है। तो आगे के लिए जो हम सोचते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है आज ए प्रोफेशन, ये बहुत ग्रो करेगा। ये हमारे ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ मैं खुद एग्रीकल्चरल, ये हम महसूस किए हैं। एक छोटा सा मैं अपने लाइफ के बारे में बता देता हूँ। जब हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एडमिशन लिए थे, हमें नहीं पता था क्या है, हम भी लाइन में खड़े थे और उस टाइम सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। और मुझे जितना याद आ रहा है, मेरा रैंक जो है 116 या 118 था, सिविल इंजीनियरिंग 94 में ख़त्म हो गई। 94 मुझे इसीलिए याद है क्योंकि जैसे ख़त्म हुआ, पास हो गया, 94 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग गया और हम लोग मायूस हो गए। जितने लाइन में खड़े थे बहुत ही मायूसी हुई, अरे यार सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो मेरे सामने मेरा वो जो मित्र है, अभी तो रिटायर हो गया है, वो उसको मैंने पूछा तू क्या लेगा? बोला मैं तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लूँगा। बोला भाई वो क्या होता है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तो उसने कहा ये जो है इसमें विदेश जाने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है। अब अभी अगर हम सोचते हैं ना इसके बारे में, हमें हंसी आती है। मैंने कहा ऐसा ऐसे है क्या, इसमें विदेश जाने का मौका मिलता है? चलो तू, वो मेरे से ज़्यादा रैंक अच्छा था तो अगर वो ले रहा है तो मैं भी ले लिया, विदाउट नोइंग क्या है एग्रीकल्चर। 50 साल के बाद जब हम लोग पास आउट हुए थे, मेरे हाथ में 3 जॉब ऑफर थे, जबकि मेरे जो सिविल इंजीनियरिंग के दोस्त थे कोई नौकरी नहीं थी उनके पास। 2000 रुपये स्टाइपेंडरी इंजीनियर, वो भी ब्लॉक लेवल में, और उनका जो समिति का चेयरमैन उनका CR लिखता था। तो ये जो है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, प्रोफेशन में ऊपर नीचे होता रहता है। पर हम तो यही मानते हैं, मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा, जितना भी ज्ञान हमने लिया, कोशिश तो हमने की है बच्चों को ज्ञान देने के लिए, और हम अपने खुश हैं। और हमने कभी भी, हमें लाइफ में ये नहीं लगा हमने कोई गलत डिसीजन लिया। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी हमारे यही संदेश है। आपने कहा ना बच्चों के लिए क्या संदेश है, खुद अपने मन की करो जो आपको अच्छा लगे। मैं अपने खुद मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी जब 12th पास कर रही थी तो उसको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिला था। हम भी तो खुश थे, चलो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली में उसका मास्टर वगैरह के लिए है तो वहाँ मास्टर कर लेगी और जा कर के टीचिंग प्रोफेशन में रह जाएगी। पर उसके मन नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो जाना है मेडिकल लाइन। और वहाँ तक कहा कही जी मुझे 1 साल तो और दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लाइफ आपका है, कैरियर आपका है, आप करो। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, जो आपको सही लगे, पर वो डिसीजन लेने से पहले अपना भी हुनर को देखो। ऐसा नहीं है इफ विशेष आर हर्सेस देन बेगर्स कैन राइड। सब कुछ अगर हमको अपनी इच्छा मुताबिक मिल जाएगा तो जन्नत है यहाँ पर वो होता नहीं है। हमारा कैपेबिलिटी जो है इतना ही तो मिलेगा। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम में आप बेस्ट फिट हो जाओगे, कौन सा आपको अच्छा लगेगा, वो देख लीजिएगा। मेरे कहने पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में जानकारी रखिएगा। और हम तो इसीलिए कह रहे हैं, ये एक इंजीनियरिंग है जो फार्म सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभार एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को फार्म इंजीनियरिंग भी कहा जाता है।
और फार्म सेक्टर के साथ जो जुड़ा होता है, दिन में 3 बार तो खाना चाहिए ना, दिन भर खाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो 3 बार खाने की ज़रूरत, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रोफेशन तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कभी खाना बंद होगा ना, ये इंजीनियरिंग कभी बंद होगा। ऊपर नीचे अलग बात है, कहाँ नौकरी मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है, कब उसका आगे होगा, ये अलग बात है। तो यही तो मेरा संदेश है बच्चों के लिए, सभी सुनो, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो, मायोपिक व्यूज रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग पढ़ना, ठीक है मत पढ़ो। पर हाँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अब इंजीनियरिंग स्ट्रीम मैथ स्ट्रीम तो है ही, साथ में बायो का भी जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंजीनियर तब अच्छा बन सकता है जब वो क्रॉप के बारे में भी जानकारी रखे, और सिर्फ क्रॉप का नहीं है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का दायरा एनिमल सेक्टर में भी है, फिशरीज सेक्टर में है, जहाँ मैकेनाइजेशन की बात आती है वहाँ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स की जरूरत है। और जो फ्रेंड की मैं बात कर रहा था वो तो नाबार्ड में है, डीजीएम बन के रिटायर हुआ है, तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी गए हैं। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कई जगह पर ओपनिंग बहुत जगह पर है। पर हाँ, खुद करो, अपने मन की करो, किसी के कहने पर कोई स्ट्रीम चूज करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। पर करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल करो, कौन इसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा, आपकी कैरियर भी बनेगा, उसके बारे में। और कुछ सवाल है मैडम? थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी पता चलेगा एग्रीकल्चर में कितना ही स्कोप है। थैंक यू सर। एग्रीकल्चर में स्कोप है और उसके साथ ये इंजीनियरिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।